नमस्कार दोस्तों। आज हम यूक्रेन और रसिया के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और ये फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। भारत को किसका पक्ष लेना चाहिए, यूक्रेन का या फिर रसिया का। भारत ने अभी तक कोई भी बयान क्यों नहीं दिया है, इसका प्रमुख रीज़न क्या है, बिल्कुल डीप में हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे फैक्ट्स के आधार पर। तो आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुगान्स्क को, जो वहाँ के दो यूक्रेन के कॉर्नर साइड के ईस्टर्न कोस्टल के दो जगह हैं, डोनेट्स्क और लुगान्स्क, इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित कर दिया। उन्होंने बोला ये अपने में स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद आज सुबह ही इन्होंने अपनी ट्रूप्स को अंदर भेजना शुरू कर दिया। यूक्रेन को इन्होंने 3 साइड से घेर लिया है। लगभग 1 लाख से ऊपर जवानों को वहाँ पर ट्रूप्स को तैनाती कर दी गई है, और उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर। और वॉर डिक्लेयर करते समय इन्होंने बोला कि हम यूक्रेन की धरती पर कब्जा नहीं चाहते हैं, हम ये जो डोनेस्क और लुगान्स्क जो दो जगह है ना, यहाँ पर हम केवल शांति बना के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बनी रहे। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था और कुछ भी नहीं। तो शांति का मतलब वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हम रशिया में मिल जाएं, लेकिन यूक्रेनियन जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही, तो इसके लिए वो उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं। बस उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और दूसरी जो प्रॉब्लम, पहली तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी जो प्रॉब्लम है रशिया को यूक्रेन से, वो ये है कि यूक्रेन शामिल होना चाहता है नाटो देश में। नाटो एक संगठन है, दैट इज कॉल्ड, नाटो का फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का मतलब ये है, इसमें 28 यूरोपियन कंट्री हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। ये मिलकर 30 देशों का एक समूह बनाते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर इन 30 देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो इन 30 पर हमला समझा जाएगा और सब एक साथ इन्फिल्ट्रेट होंगे उनकी तरफ। तो नाटो की एक अलग अपनी सेना है, एक अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन है नाटो जो चलता है अलग से। तो उसमें यूक्रेन शामिल हो, और इसको समझने की ये जरूरत है कि आप सोचेंगे कि रशिया से इसको क्या दिक्कत की, यूक्रेन शामिल हो जाए उसमें क्या दिक्कत है। उससे ये दिक्कत है कि नाटो जब बना था उसका रीज़न केवल यही था कि वो यूएसएसआर, जो पहले रशिया था ना, बहुत बड़ा रशिया, उसको तोड़ा गया, छोटे छोटे पार्ट में अलग हो गया, यूक्रेन भी उसी का पार्ट है। तो यूएसएसआर के विरोध में बनाया गया था नाटो, इसलिए रशिया नहीं चाहता, क्योंकि उसका लॉन्चिंग पॉइंट फिर पास में हो जाएगा, बगल में यूक्रेन में, तो कभी भी वो युद्ध की सिचुएशन में रशिया के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए रशिया चाहता है कि वो यहाँ पर ना हो। ये 2 रीज़न है मेनली। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि 3 परिणाम हो सकते हैं। एक जो शॉर्ट टर्म परिणाम है, भारत को क्या करना चाहिए, 3 तरीके हैं। पहला शॉर्ट टर्म, सेकंड थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी हम देखने की कोशिश करेंगे, थर्ड लॉन्ग टर्म, कि लंबे समय तक अगर ये चला तो क्या होगा। तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म, गवर्नमेंट का यही गोल होना चाहिए कि हम लाइफ को सेव करें, जितने से जितने ज़्यादा लोगों को वहाँ से बुला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 20,000 अभी भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, 14 से 20,000 के बीच, जिसमें मेरी बहन भी है जो वहीं पर यूक्रेन में फंसी हुई है। तो उनको पहले बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो वहाँ पर हैं भी तो उनकी सेफ्टी की गारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कैसी स्थिति से गुजर रहे हैं जो वहाँ पर अगर कोई फंसा हुआ है तो। दूसरा इकोनॉमिकल अगर दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो जो इस बार का बजट प्रस्तुत हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ये अनुमान लगाया गया था इकोनॉमिस्ट लोगों के द्वारा कि लगभग 70 से 80 डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल का जो दाम है वो ऊपर नीचे होगा। लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, आज ही $100 पर बैरल टच करने लगा। तो जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, इसके रेट पेट्रोल के फिर बढ़ जाएंगे। तो ये पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ पेट्रोल पर ही डिपेंडेंसी है, तो इसलिए महंगाई भी बढ़ेगी। और लॉन्ग टर्म, और दूसरा आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट पूरा धड़ाम से नीचे गिर गया, तो वो भी एक इकोनॉमिक लॉस है। दूसरा लॉन्ग टर्म अगर हम देखें
तो आपको पता है युद्ध से किसी का फायदा नहीं है, हर तरफ नुकसान ही होता है। और दूसरा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएसए, ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रसिया पर बहुत तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। पहले से इन्होंने लगा के रखे हैं रसिया पर प्रतिबंध। तो इन प्रतिबंधों की वजह से क्या होता है कि रसिया को जितना नुकसान होता है उससे ज़्यादा सामने वाली कंट्री को भी होता है। ठीक है, जैसे जर्मनी की अगर मैं बात करूं, जर्मनी, आपको पता है रसिया नेचुरल ऑयल और गैसेस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो जर्मनी ने जब ये प्रतिबंध लगाए उसके बाद जर्मनी ने रसिया से नेचुरल गैसेस लेना बंद कर दी। जब नेचुरल गैसेस लेना बंद की तो जर्मनी को खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं कि जैसे मैं ये बोलूं कि इंडियन गवर्नमेंट मेड इन चाइना सामान बैन कर दे, बैन करेगी तो चाइना, आपको लगेगा चाइना को नुकसान है, लेकिन चाइना से ज़्यादा इंडिया को भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा। तो वो एक रीज़न है कि चाइना का सामान अगर हम बैन करते हैं तो ये दिक्कत। अब दूसरा क्या है, इस तरह के बैन जो लॉन्ग टर्म में अगर चलता रहा तो हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो चाइना की स्थिति है, चाइना की स्थिति है वो बहुत ही मौका परस्त टाइप का है। जैसे 1962 का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो युद्ध हुआ था जिसमें हम हार गए थे, तो वहाँ पर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस चल रही थी। उसी अक्टूबर के महीने में 30 दिन में हम लोग हार गए थे युद्ध, लगभग अक्टूबर के महीने में युद्ध हुआ था। अक्टूबर में ही हमने सरेंडर कर दिया था, हम लोग हार गए थे। और अक्टूबर के समय ही के आसपास क्यूबा मिसाइल क्राइसिस चल रही थी, जिसमें भी यही स्थिति हो गई थी कि यूएसए और रशिया आमने सामने हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध होगा तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, और उसी का फायदा उठाकर यहाँ पर चाइना ने ये कर दिया। ठीक है, तो चाइना इसका भी फायदा उठा सकता है जो अभी स्थिति है, और उसमें वो क्या करेगा, या तो इंडिया पर हमला करेगा, जो शायद ही बहुत कठिन है क्योंकि इंडिया इस समय बहुत ही पावरफुल है। दूसरा, ताइवान, ताइवान को चाइना बोलता है कि वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन ताइवान वाले बोलते हैं वो चाइना का हिस्सा नहीं, वो एक अलग कंट्री है, तो उसको हमला कर सकता है। देन क्वाड पर हमला कर सकता है। तो ये 3 सिचुएशन है चाइना के पास, तो वो भी कर सकता है। और चाइना और रशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं, उसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि जब 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तो रशियन प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने ये बयान दिया था कि हम चाइनीज़ भाइयों की मदद करेंगे, ना कि इंडियन दोस्तों की। तो इंडियंस को फ्रेंड जोन कर दिया गया था, तो इसलिए, और उनको चाइनीज़ को भाई बना लिया था इन्होंने। तो उस समय और इस समय क्या है, इंडिया की रशिया से बहुत अच्छी दोस्ती है। इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता ऐसा कि कोई ऐसा कदम या कोई छोटी सी भी ऐसी गलती हो जिससे रशिया को कोई ऐसी दिक्कत हो। तो ये एक कारण है। दूसरा, जो चाइना में आप जानते हो, इसका देखिए सीधा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने बोला था कि रशिया यूक्रेन पर 17 फरवरी को हमला कर देगा, लेकिन 17 फरवरी निकल गई, कुछ हुआ ही नहीं। जब 17 फरवरी कुछ नहीं हुआ तो रसिया ने भी उनके मजे ले लिए, कह रहे देखो कैसी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, कुछ तो हुआ नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि विंटर ओलंपिक चल रहे थे अभी तक बीजिंग में, जिस दिन विंटर ओलंपिक खत्म हुए उसके अगले ही दिन व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोल दिया कि डोनेट्स और लुगांस जो प्रांत हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र प्रांत हैं, उनको हम एक अलग देश का दर्जा देना चाहते हैं, बीजिंग ओलंपिक खत्म होने के अगले ही दिन। और बीजिंग ओलंपिक चाइना में हो रहे थे। मतलब अगर ऐसी युद्ध की स्थिति आती तो ऑब्वियस सी बात है कि गेम्स तो प्रभावित होते हैं और चाइना का नुकसान होता, जो शायद चाइना नहीं चाहता था। इसलिए चाइना का इन्फ्लुएंस तो है, रशिया के ऊपर है, तो इसकी वजह से ये हुआ। तो ये कंडीशन। और दूसरा समझिएगा, आपको पता ही होगा यूएस जो अपना यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पर प्रेसिडेंसीशिप चलती है। तो इस समय फरवरी में यूएन में रशिया के प्रेसिडेंट हैं, जो यूएन का जो पीठ है वहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं। अब इंडिया का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, इंडिया का क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले, इंडिया को बहुत ज़्यादा रशिया सपोर्ट करता है, ठीक है।
अगर रसिया नाराज होता है तो इंडिया को लगभग 50 से 80% जो मिलिट्री की चीज़ें आती हैं वो रसिया से आती हैं, तो वो प्रभावित होंगी। दूसरी, आपको आप इसी से अंदाजा लगा लिए, ब्रह्मोस जो मिसाइल आपने सुनी होगी ना, ब्रह्मोस मिसाइल जो मार करने वाली थी, तो ब्रह्मोस का जो नाम है ना BRAMOUS, तो ब्रह्मोस का जो शुरू का था ब्रह्म, वो ब्रह्मपुत्र नदी से है, और मोस जो है वर्ड वो मोसाकवा वो नदी है वहाँ की, उससे है। तो मोसाकवा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों के नाम पर ब्रह्मोस नाम पड़ा हुआ है उसका। तो इसी से आप अंदाजा, और मैक्सिमम इंडियन गवर्नमेंट ने भी घोषित कर दिया है बहुत सारे इस टाइप के कि हम रसिया के साथ बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे। तो इस तरह का है, तो इसलिए इंडिया को बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यूएसए इससे प्रभावित होता है, यूएसए को लगता है अरे यार ये तो हमारे विरोध में जा रहे हैं, अगर रशिया का सपोर्ट करेगा तो यूएसए को लगेगा हमारे विरोध में जा रहे हैं, यूक्रेन को करेगा तो रशिया नाराज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये मतलब है कि हमारे विरोध में कौन चला जाएगा। सामने वाले को हम सपोर्ट करते हैं तो अपोजिट वाला विरोध में चला जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी, इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। यूक्रेन बार बार ये बात कह रहा है कि इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं रशिया से, वो एक बार बात करें तो सब कुछ हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई बहुत एग्रेसिव अप्रोच रखेगा। इंडिया जो भी चल रहा है चुपचाप चलने देगा, क्योंकि इंडिया की स्थिति वर्ल्ड मार्केट में इस समय बहुत अच्छी है, और इंडिया नहीं चाहेगा कि कुछ भी ऐसा कुछ हो ऊपर नीचे जिससे उसकी पोजीशन पर कोई भी आ जाए। सो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो आपका क्या लगता है, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।